हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गेम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हर एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो अब तक जितनी भी एग्जामों में गेम ऑफ फैक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आए, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनमें बच्चों में प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन लेकर आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज में हमें रेलवे, डी ग्रुप, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीएसआई और सीडीएस तक के प्रश्न देखने वाले हैं। और आज तक आपने ये टॉपिक जिन टीचरों से पढ़ा है, अगर ये वीडियो आपने देख लिया, इसके बाद में इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऐसे अप्रोच के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो समय गवाए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की बात करने वाले हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करें। अभाज्य, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है वो हम कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें, संख्या कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मान लो आपने पास कोई संख्या है 12, तो इसके पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें पता है 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसका मतलब अभाज्य संख्या 2 बार आ रहा है, अभाज्य संख्या 1 बार आ रही है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड पूछे तो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। और इसी में हमें ये पूछ ले कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो एक तरीका तो हमारे पास बेसिक तरीका ये रहता है कि 12 किससे डिविजिबल है। तो देखो, हमें पता है कोई संख्या हमेशा 1 से डिविजिबल होती है। ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से स्वयं से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। कितनी होगी, 6। तो एक तरीका तो ये रहता है कि संख्या में बार बार हमें डिविजिबल किन से डिविजिबल हो रहा है ये करके देखें। इनकी संख्या कितनी है ये देखें। ये करने के बजाय हम सीधा ही कर लेंगे, इसके अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखो, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 1। यहां 3 की पावर कितना, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। तो हम सीधा ऐसे देखने वाले हैं, न कि डिविजिबल करके देखेंगे कि कितनी 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का, किन किन से डिविजिबल है। ये देखने के बजाय हम ऐसे सीधे देख लेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये लिखा हुआ है ए, बी व सी में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, ए, बी, सी यहाँ अभाज्य संख्या है, उनकी घात है। तो एक सब में क्या जोड़ दो, एक ऐड कर दो। और यही हमें ऐसे अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमें क्या करना है। अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछता, अगर हमें 12 में सम गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो सम होने के लिए हमें 2 के गुणज को बाहर छोड़ देना। 2 का गुणज बाहर छोड़ दो, अब जो बचेगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लो। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घात में 1 जोड़ दो। यहाँ घात कितनी है, सॉरी 1 है। 2 की पावर अब कितना शेष रहेगी, 1। 3 की पावर कितनी, 1। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार देखो, सम गुणनखंडों की हमें संख्या पूछे तो देखो, हमें कुछ नहीं करना है, पी को अकेला रखना है, इसमें 1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे। और बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या है उनमें उनकी घातों में 1 जो ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। आगे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमें सम वाले भाग को छोड़ दो और जो बाकी के जो अभाज्य गुणनखंडों की घात बचे उनमें 1 जोड़ दो। q+1 r+1 ये है ना। अब हम गुणनखंडों का योग देखने वाले। गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। तो देखो, गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं, इस पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को आसानी से समझ लेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या अपने पास है 60 है, तो देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2, 3 गुणा 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अगर हमें इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता, संख्या ज्ञात करनी हो तो कितने हो जाएंगे। तो देखो, 2 बार आ रहा है 2 प्लस 3 1 बार आ रहा है 1, 5 कितने बार आ रहा है 1, तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। अगर हमें केवल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए
केवल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, एक ऐड कर दो। पावर में कितना ऐड कर दो? एक। पावर में कितना ऐड कर दो? एक। 3 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या पूछे? सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमें कुछ नहीं करना। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमें एक पावर या सम वाले को में एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जो अभाज्य संख्या सम है उसकी जो घात है उसमें एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी के में एक जोड़ दो। 1 + 1 और 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। हमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 8। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 8। अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम वाले भाग को भूल जाओ। अब जो 3 गुणा 5 में इनकी पावर में क्यों ऐड कर दो तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 2 गुणा 2 कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब अगर हमें इनका योग पूछे, गुणनखंडों का योग पूछे तो गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे? तो हमें देखना है 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है, जितनी अधिकतम पावर है वहां तक जाना है और सबका योग कर देना। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 2। 2 तक जाएंगे गुणा एंड 3 की पावर कितनी है? अधिकतम 1 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। इसी प्रकार 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। इसी प्रकार 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। इसी प्रकार 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। तो 4 7 गुणा 4 गुणा 6। अगर हमें गुणनखंडों का योग पूछता तो 168। अगर हम सम गुणनखंडों का योग पूछे, अगर हमें सम गुणनखंडों का योग पूछे तो हमें क्या करना है? सम गुणनखंडों का योग पूछे तो देखो हमें सम गुणनखंड निकालने के लिए 2 के गुणज को बाहर छोड़ दो। अब गुणनखंड 2 की पावर कितना बचेगा? 1 गुणा 3 गुणा 5 सबकी पावर 1 है। तो अब 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, अधिकतम 1 तक जाएंगे। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। सॉरी, ये 3 हो गया, ये 4 होगा, ये 6 हो गया। कितना हो गया? 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 72। तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। अब अगर हमें विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाता, अगर हमें विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाता तो विषम में हमें पता है सम वाले भाग को हम शामिल नहीं करते हैं। तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते और 1 तक जाते। इसी प्रकार 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते 1 तक जाते। तो ये हो जाता 4 × 6। कितना हो जाता? 24। कितना हो जाता? 24। कितना हो जाता? 24। तो ये हमें सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये मेथड याद करना है। ये मेथड याद करना है। अब देखो इस पे आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मान लो एक बात और देख लेते हैं, अगर हमें एवरेज पूछ ले, एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछ ले तो हमें क्या करना? सबसे पहले क्या करना है? एवरेज निकालने के लिए हमें पता है योग बट्टे उनकी संख्या, गुणनखंडों का योग बट्टे गुणनखंडों की संख्या का हम भाग दे देंगे। अगर हमें गुणनखंडों का गुणनफल पूछ ले तो मान लो कोई संख्या है और उसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। संख्या में 2 का भाग देके उसके पावर में रख देंगे, उसके पावर में रख देंगे, उसके पावर में रख देंगे। अब देखो क्वेश्चनों के द्वारा इन चीजों को हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे जल्दी हल कर पाते हैं, ये तो इस बात को हम देखने वाले हैं। तो देखो 26,381 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है? विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो देखो हमारे पास पहले ऑप्शन है, पहले 2 ऑप्शन है, उसमें कॉमन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है? 17। तो इस 26,381 को 17 से डिविजिबल देख लेंगे। अगर 17 का भाग जा रहा है तो ये इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। तो देखो 17 एकम में 17 बचे कितने? 9। कितने? 9। 17 पा 85, 17 पा 85 बचे 8, 17 पा 85, मतलब 17 का भाग नहीं जा रहा। 17 का भाग नहीं जा रहा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए और अब देखो
सी और डी ऑप्शन में, सी और डी ऑप्शन में सारी संख्याएं भिन्न भिन्न है। 37 कॉमन इनमें, तो 37 का भाग देने की बजाय हम सबसे छोटी संख्या 13 का भाग लगा के देख लेंगे। अगर 13 इसका एक गुणनखंड होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 13 इसमें शामिल नहीं है डी में। तो 26,381 में किसका भाग दे के देख लेंगे? 13 का। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा 0। अब 3 में जाता नहीं, टूटे बाकी बिंदु। तो देखो 13 दूनी 26, बचे कितने? 13, सॉरी 12। 121 13 के पहाड़े में नहीं आते, तो 13 भी इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन सी भी क्या कैंसिल होगा? तो ऑप्शन क्या बचेगा? डी। इसका मतलब 23 गुणा 31 गुणा 37 वो किसके बराबर होगा? वो होगा 26,381 के बराबर होगा। तो ये अप्रोच हम देखने वाले हैं। देखो CDS 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम इस प्रकार आसानी से चेक कर सकते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें पूछी है, तो सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं हमें गुणनफल के रूप में उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, उनकी घातों के रूप में लिखा है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 5। इसी प्रकार 3 गुणा 2 की पावर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो देखो 2 की पावर 5, 5 तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर, और 15 ये, तो 2 की पावर कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। इसी प्रकार 3 की पावर 5 तो यहां से होगा, 5 यहां से होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 10, और 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो 20, 10 30, 5 35, कितनी हो जाएगी? 35। कितनी हो जाएगी? 35। तो देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखेंगे, संख्याओं को उनकी घातों के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यंजक 4 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की, वही अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना कीजिए, कुल संख्या की गणना कीजिए। तो देखो ये प्राइम संख्या की घात है, ये भी प्राइम संख्या की घात है, ये भी प्राइम संख्या, लेकिन ये प्राइम संख्या की घात नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 22, 2 की पावर 22। तो 22, 5 27, 27 और 2 29, 29 और 2 31। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। इस प्रकार हम आसानी से देख सकते हैं। n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये n है, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये पूछा हमें। तो देखो इन क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 13 कॉमन लें तो यहां से क्या बचेगा? 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 12। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 की पावर 13 गुणा 4 माइनस के 12, n बराबर। फिर यहां से देखो 12 को कॉमन लें तो यहां से 3 की पावर 12 माइनस 1 बन जाएगा। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार इनको घटा के लिख दो। तो देखो 12 गुणा 13 की पावर 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1। अब पता है हमें 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 की पावर 6 729 प्लस 1 730। इसी प्रकार ये यहाँ से होगा। हमें पूछा है इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ से कितना आ गया? 730 में से 73 आ गया। सबसे बड़ा 73 अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है, देखो यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025, 3 की पावर 5 की पावर 20 7 की पावर 11, तो हमें पूछा ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा? ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा? देखो 847 है, वो देखो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो इनको 11 गुणा स्वतंत्र लिख सकते हैं। 847 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा स्वतंत्र, या 7 गुणा 11 की पावर 2। इसी प्रकार देखो 385 भी किससे डिविजिबल है? 11 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 385 को भी लिख सकते हैं 35 गुणा 11 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 675, देखो अंतिम 2 अंक है,
उसमें 25 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 675 किससे डिविजिबल है? 675 है वो 25 से डिविजिबल है। तो देखो 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 27 गुना 25, 27 गुना 25, तो 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। इसी प्रकार 3025 है वो 55 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 55 का वर्ग है, 55 का वर्ग है, तो 55 का वर्ग है। 3025 क्या है? 55 का वर्ग है। तो 55 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब हमें देखना है तीन की कितनी का, ए क्या है? 3 की जितनी पावर होगी। तो देखो 3 की कितनी पावर है, तो 3 की इसमें पावर है, ए का मान हो गया 3 की पावर कितनी है, यहां से 3 की पावर कितनी होगी? 3, तो ए का मान कितना हो गया? 3। 5 बी क्या है? 5 की पावर है, तो देखो बी 5 की पावर 2 तो यहां से होगी और 2 यहां से होगी 4 और एक ही होगी 5, एक ही होगी 5, तो बी का मान कितना हो गया? 5। इसी प्रकार सी क्या है? 7 की पावर है, सी क्या है? 7 की पावर है। तो देखो यहां से 7 की पावर एक तो यहां से होगी और एक होगी 385 में से, तो सी का मान कितना हो गया? 2। इसी प्रकार डी क्या है? 11 की पावर है, तो 11 की पावर 2 तो यहां से होगी, एक यहां से होगी, 2 और 1 3, 3 2 5। हमें किसका मान करना है? ज्ञात करना है ए बी 5 3 15 माइनस सी डी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। ये मान हमें ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया 2022 में, 2022 में। अगला क्वेश्चन देखने वाले, अगला क्वेश्चन देखने वाले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो हमें इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और 10 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 10 की पावर 2। तो यहां से हम लिख दें, यहां से आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो हमें 4 + 1 2 + 1 2 + 1, तो यहां से 5 गुणा 3 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? 45। कितनी हो जाएगी? 45। 9 पंजो 45। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी? अब किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी? जिसके जितने ज्यादा फैक्टर होंगे उसमें गुणनखंडों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो जो 92 है ये 41 गुणा 2, सॉरी 46 गुणा 46 दूनी 92, 46 गुणा 2। इसी प्रकार 49 गुणा 2। इसी प्रकार ये क्या है? 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। और ये क्या है? देखो 76 गुणा 2। तो सबसे ज्यादा फैक्टर क्या होंगे? देखो इसको 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 के रूप में। तो सबसे ज्यादा फैक्टर किसके होंगे? 144 से। तो सिर्फ यही पूछा है, जिसके जितने ज्यादा फैक्टर होंगे, जिसके जितने ज्यादा फैक्टर होंगे, तो हमें ये पूछा है किसके फैक्टरों की संख्या सबसे अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इससे क्या कॉमन आ जाएगा? इससे कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 71, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा? 2 की पावर 1 वो 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 बचेगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा, ये क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ से देखो 8 और 4 12, 2 14 1 15, 15 क्या हो जाएगा? 15। अब हमें पता है इनमें गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो देखो 71 है, 2 की पावर 71 है, और कहीं दो कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आएगा? गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की घातों में 1 जोड़ते हैं, घात में 1 जोड़ते हैं 72। इसका मतलब जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो 72 का मल्टीप्लाई आएगी, 72 का मल्टीप्लाई आएगी।
इसका मतलब मेथड का मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 9 और व 8 से भाज्य होगी, 9 व 8 से भाज्य होगी। तो देखो 9 की भाज्यता नियम योग 9 बनना चाहिए, योग 9 का गुणज, सॉरी योग 9 का गुणज बनना चाहिए। ये क्या 8 8 16 18, 9 का गुणज है, ये 9 का गुणज नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन 9 का गुणज नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन भी 9 का गुणज नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ से देख लिया 2 की पावर 71 कॉमन आ रही है, और जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो पावर में कितना ऐड करते हैं? 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 72। इसका मतलब जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो 72 की मल्टीप्लाई आएगी, और 72 का मल्टीप्लाई ए के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एन के कितने सकारात्मक गुणनखंड होंगे? तो सेम टू सेम वही है, यहाँ से 4 की पावर 11 कॉमन आएंगे, 4 की पावर 11 कॉमन होगी। अब हमें अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखना, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 22, 2 की पावर 22, और यहाँ कोष्टक में कुछ आएगा, इसका मतलब जो आएगा, जो घात है उसमें 1 ऐड करेंगे, जो आएगा वो 13 का मल्टीप्लाई आएगा, 23 का मल्टीप्लाई है, और 23 का मल्टीप्लाई कौन है? न 48 है, न 50 है, न 51, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीजीएल मेंस 2017 में है। तो इस प्रकार हम 15 या 10 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में गुणनखंडों की संख्या। अब हमें पता है 5 की पावर 10 क्या आएगा? कॉमन आएगा, 5 की पावर 10 कॉमन आएगा, और ये अभाज्य संख्याओं की घात है तो 10 कॉमन आएगा, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11। अब हम देख लेंगे 11 का मल्टीप्लाई कौन है? न 46 है, न 20 है। अब ये दोनों ऑप्शन 11 के मल्टीप्लाई, ये इस अब 2 ऑप्शन हो तो हम आसानी से पहुंच गए, 3 या 4 सेकंड में आसानी से पहुंच गए। अब यहाँ से देखो 5 की पावर 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा? 5 की पावर 125, क्या बच गया? 125। यहाँ से 25, 5 की पावर 2 बचा, और यहाँ से 5 प्लस 1, इनको ऐड कर देंगे, 156। गुणा में कितने आ जाएंगे? 156। अब 156 को हम लिख लेंगे, इसको आसानी से लिख सकते हैं 78 गुणा 2, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 13, 3 गुणा 13। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में आएगा वो 3 का भी गुण जाएगा। क्या आएगा? 3 का गुण। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसका मतलब तो 11 आएगा मल्टीप्लाई में, 1 क्या आएगा? 2 की पावर 2 का मतलब कितना आएगा? 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब है वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। क्या ये संख्या डिविजिबल है? ऐड करके देख लो, डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार भी क्वेश्चनों को हम आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले ही। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 73 की पावर 3, 40 की पावर 3, माइनस 33 की पावर 3। अब इसके हमें क्या करना है? टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? इसके लिए आपको एक सर्वसम्मी का पता होना चाहिए, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 3abc होगा। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए? 0। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से देखो 73, b का मान -40, इनका योग क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। इनका योग क्या बन रहा है? 0। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ये 73 गुणा 40 गुणा 33, 40 गुणा 33। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 8 में 40, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ से देखो 3 की पावर 2, 5 इंटू 11 इंटू 73, इसमें 1 ऐड होगा 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? 3, 4 होगा 3 होगा। इसका मतलब जो आएगा वो 12 का मल्टीप्लाई आएगा, 12 का मल्टीप्लाई आएगा। मतलब ये दो ऑप्शन ये एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा। उसके साथ अब देखो, अब ये 3 ऑप्शन 12 के मल्टीप्लाई हैं, तो आगे देखो यहाँ से गुणा 2, सबकी पावर 1 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो यहाँ से 12 हो गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। इसी प्रकार किससे भाज्य, किससे से विभाज्य है? वो ये a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है,
तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब वो किसके बराबर होगा, 3a बी सी के, सॉरी इसका मतलब 43 गुणा 36 गुणा 7। तो किन किन से डिविजिबल होगा, तो देखो 6 से डिविजिबल है, 36 है, 36 आ रहा, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या 23 से होगा डिविजिबल, 23 से डिविजिबल नहीं होगा, 23 से डिविजिबल नहीं, क्या अब 6 से डिविजिबल है, 36 आ रहा, तो 18 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, लेकिन 7 से डिविजिबल होगा, 7 से, देखो यहाँ 23 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 3 आ रहा तो 3 से डिविजिबल है, सही है। 7 आ रहा, 7 से भी डिविजिबल होगा, इसी प्रकार 7 से डिविजिबल है, 36 आ रहा तो 18 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ए और बी ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। दो अभाज्य संख्या पी और क्यू है, पी और क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, न्यूनतम दोनों अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, बताइए न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो 2 गुणा 3 गुणा के रूप में, तो न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इसकी पावर कितना है, 1 है, इसकी पावर भी कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, न्यूनतम 4 गुणनखंड हो सकते हैं, न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 4 गुणनखंड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन में 120 के गुणज क्या होंगे, 120 के गुणज क्या होंगे। तो ऐसे पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो ये क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले हमें 120 के जो गुणज है उसको बाहर छोड़ देंगे। 120 का गुणज मतलब 120 गुणज का मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, 15 इंटू 120, इसका मतलब ये वाला पार्ट हम पहले ही इससे बाहर रिमूव कर देंगे, अलग कर देंगे, साइड कर देंगे। तो देखो ये अलग कर देंगे तो यहाँ से 2 की पावर कितना बचेगा, 2 की पावर देखो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 5, उसके बाद में 3 की पावर 1 कम कर देंगे, 3 की पावर 5, बाद में एक 5 की पावर कम कर देंगे, 5 की पावर 3, और एक हमारे पास 10 की पावर 5 है, तो इसको 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 5 लिख देंगे। अब देखो 2 की कितनी पावर हो गई, यहाँ से 2 की पावर होगी 10, 3 की पावर कितनी होगी 5, और 5 की कितनी पावर होगी 8, 5 की पावर कितनी होगी 8। अब हमें गुणनखंडों की संख्या अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को हमें अलग कर देना, इससे अलग कर देना, ये पार्ट को हमें अलग कर देना। खंडों की संख्या 1 ऐड कर देंगे घात में 6 गुणा 9, इसका मतलब जो होगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 11 का मल्टीप्लाई, ये भी 11 का मल्टीप्लाई है, ये भी 11 का मल्टीप्लाई, ये भी 11 का, ये 11 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो होगा वो 11 का 9 का क्या होगा, उसमें 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो संख्याओं का योग क्या बनना चाहिए, अंकों का योग क्या बनना चाहिए, 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज है, ये भी 9 का गुणज है, ये 9 का गुणज नहीं है, 9 का गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब हम क्या देख लेंगे, अब हम देख लेंगे इसका इकाई का अंक देख लेंगे। तो देखो यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा 6, और 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 4, वो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, हमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमारे पास बहुत डिजिटल सम होगा, यूनिट प्लेस देख लेंगे, यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी ये देख लेंगे हम, या हम विभाजकता के नियम देख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से देख लेंगे। तो हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चनों को हम आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, n के 16 गुणनखंड है तो n स्क्वायर के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगला क्वेश्चन, संख्या 72 के सम गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है। 72 के सम गुणज निकालने, और सम कैसे बनेंगे, 2 का गुणज बाहर छोड़ दो, 2 1 2 को बाहर छोड़ दो तो अंदर कितना बचेगा 36। अब 36 के हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लो। 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 3 गुणा 3, एक ऐड कर देंगे घातों में तो कितने हो जाएगी 9, कितनी हो जाएगी 9। अगला क्वेश्चन, कितने गुणनखंड विषम है, कितने गुणनखंड विषम, तो सम वाले भाग को हम शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से 4
गुणा 5 कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। अगला क्वेश्चन देखो, CDS 2022 में आया। n पर विचार करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें छांटना है। n के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये हमें एक तो ये पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और एक के सम गुणनखंडों की संख्या 720 होगी। ये दो कथन हमें चेक करने। तो देखो n को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजर्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम n को अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखेंगे। देखो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 3। तो यहाँ से 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12, 3 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 6 तो यहाँ से होगी, 6 तो यहाँ से आएगी और 8 पहले से कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 5 की पावर 3। अब हमें सबसे पहले बचा है n के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाले भाग को शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से पावर में 1 जोड़ देंगे 15 इंटू पावर में 1 जोड़ देंगे 4, कितनी हो जाएगी 60। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 60। तो पहला कथन क्या हो गया सत्य। दूसरे में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो 1 2 का 2 के गुणज को बाहर छोड़ देंगे। यहाँ 2 की पावर कितनी रह जाएगी 11, 3 की पावर 14 और 5 की पावर 3। अब इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पावर में 1 ऐड करेंगे 12 गुणा 15 गुणा 4, तो इनको गुणा करेंगे 15 चौको 60 और 12 चकानी 72, तो 720 आ जाएंगे। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 720। इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गए सत्य, दोनों ऑप्शन क्या हो गए सत्य, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन क्या हो गए सत्य। अगला 337 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में चलो इसमें योगफल पूछा, चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या पूछा है, योग की बात की गई है। पहले इन गुणनखंडों की संख्या 24 होगी, ये बात चेक करते हैं, और बाद में इन सभी गुणनखंडों का क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो 336 को सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 336 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुणा 5, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ जाएंगे 24। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन सत्य। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया सत्य। दूसरा सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या 2 है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, अधिकतम पावर तक जाना है। अधिकतम पावर कितनी है 3, 1 2 3 तक जाना है। इसी प्रकार 3 की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, आपको 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है 2 तक जाना है। इसी एंड 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, अधिकतम पावर तक जाना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 8 बन गया और यहाँ से 4 बन गया। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसका मतलब जो होगा वो 15 का योग होगा, वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, 15 का मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 15 का मल्टीप्लाई है, देखो 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। और इनका योग भी क्या है, हाँ वो योग 15 का मल्टीप्लाई का मतलब इसमें 3 की भाजकता का नियम और 5 की दोनों की भाजकता नियम लग रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन अब तक सही है, सही। आगे और चेक करते हैं। 3 की पावर 0 1, तो 9 3 12 और 1 13। इसका मतलब ये किसका गुणज होना चाहिए, 13 का भी गुणज होना चाहिए, मतलब 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 13 नम्मा 117 होते हैं, 13 से भी डिविजिबल है। इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, ये 6 हो गया। कितना हो गया 6। तो 15 6 90, 90 गुणा 13, तो 1170 इनका योग है। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन भी सत्य हो गया। तो मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गए सत्य, दोनों ऑप्शन क्या हो गए सत्य। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे। थैंक यू।